वंदे मातरम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द त्रिपाठी ट्यूटोरियल्स। दिस इज़ अभिषेक त्रिपाठी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। दिस इज़ द सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10th, एसिड बेस एंड सॉल्ट। टुडे सेशन विल डिस्कस अबाउट द different concepts of acid and base and some kinds of acid and base and some properties of acid and base also। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस सॉल्ट। आपके चैप्टर का नेम है, बट हम आज केवल डिस्कस करेंगे एसिड बेस के बारे में, जिसमें हम कई सारे कॉन्सेप्ट्स के डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और मैं यहाँ पर आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, हम वो आपको बताएंगे। हालांकि आपके सिलेबस में जो है वो केवल आर्हीनियस कॉन्सेप्ट को ही बेसिकली बताया गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे आर्हीनियस के साथ साथ ब्रॉन्स्टेड लॉरी एंड लेविस कॉन्सेप्ट से भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊँगा। बहुत चीज़ें आपको उनसे भी बताएंगे, ठीक है। तो आप बी केयरफुल, ध्यान से देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, लेट्स स्टार्ट एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं कि एसिड क्या होते हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में या प्रीवियस क्लासेस में जब आपने पढ़ा था एसिड के बारे में, तो जनरली कहते हैं कि एसिड्स जो होते हैं सब्सटेंस विच हैव सॉर टेस्ट। ऐसा कोई सब्सटेंस जिसका सॉर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है, उसको आप एसिड कहते हैं। बट ये तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हुई। एग्जैक्टली एसिड होता क्या है, एसिड क्या होता है, एसिड की डिफिनेशन क्या होती है, वो हम लोग जानेंगे अब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के साथ। तो सबसे पहले एसिड और बेस को क्लासिफाई किया था मिस्टर आर्हीनियस ने। आर्हीनियस ने कुछ डिफिनेशंस इनके बारे में बताए थे। तो सबसे पहले एसिड के बारे में इन्होंने बताया द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि व्हेन अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन एक्वस मीडियम एंड लिबरेट हाइड्रोजन आयन, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जब किसी सब्सटेंस को हम एक्वस मीडियम का मतलब क्या होता है कि जब किसी सब्सटेंस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उस सॉल्यूशन को या उस मिक्सचर को हम कहते हैं एक्वस, ठीक है। तो जब कहते हैं कि जब किसी सब्सटेंस को हम एक्वस मीडियम यानी वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वो सब्सटेंस उस एक्वस मीडियम में अपने हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयंस को अगर लूज करता है, इट इज कॉल्ड एसिड। तो वो सब्सटेंस क्या होगा, आपका एसिड होगा, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने बताया सब्सटेंस विच लिबरेटेड OH- आयंस इन एक्वस मीडियम आर कॉल्ड बेसेस। ऐसा कोई सब्सटेंस जो OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस लिबरेट करता है एक्वस मीडियम यानी कि वाटर में, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग जनरली बोलते हैं क्या, बेस। यानी सिंपली हम कहें कि जो वाटर में H+ लूज करेगा वो एसिड है और जो वाटर में OH- लूज करेगा वो बेस है। ऐसा सबसे ओल्ड थ्योरी आर्हीनियस के अकॉर्डिंग, यानी जो एसिड और बेस की सबसे ओल्ड थ्योरी है आर्हीनियस थ्योरी, उसमें ऐसा बताया गया। तो जनरली जिन में हम देखते हैं कि एसिड में H+ और बेस के लिए OH- तो आप देख करके बता सकते हैं, बट देखा गया प्रैक्टिकली जब इस तरीके से, तो बहुत सारे ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में सल्यूबल ही नहीं होते हैं। अब वाटर में अगर सल्यूबल नहीं है तो फिर आप कैसे बता पाएंगे कि वो एसिड है कि बेस है। तो यहाँ पर आकर के आर्हीनियस थ्योरी जो है वो हमारी थोड़ी सी फेल कर गई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बेस होते हैं। जनरली एसिड तो जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सल्यूबल होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बेस होते हैं जो वाटर सल्यूबल नहीं होते हैं। तो उन बेसिस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो इसको आर्हीनियस ने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो यहाँ पर आकर के आर्हीनियस की थ्योरी फेल कर जाती है, ठीक है। तो इसके अगर हम एग्जांपल्स की जनरली बात करें तो एसिड में आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 है, तो आपका नाइट्रिक एसिड है। इस तरह से कई सारे एसिड्स होते हैं। आगे हम
डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसिड जब हम आपको बताएंगे तो एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करेंगे। बेसेज में भी NaOH है, KOH है, MgOH ट्वाइस है, COH ट्वाइस है, एक्सेट्रा। इस तरह से आपके बेसेज भी होते हैं। यानी कि पहले H+ और OH- को देख करके ही हम पहचानते थे कि एसिड कौन है और बेस कौन है, जो वाटर में डिजॉल्व होकर के H+ और OH- देता था। लेट्स सी अनदर कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। ठीक है, अब जो आर्हीनियस की जो कॉन्सेप्ट थी उसमें उसको मॉडिफाई किया ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने। ठीक है, इन दोनों लोगों ने मिलकर के एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसको ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, एसिड डोनेट अ प्रोटॉन एंड बेस एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। अब यहाँ पे प्रोटॉन की बात करते हैं। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा ही होगा कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम के। और प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस ऑफ द एटम होता है। तो वहाँ पे आपको बताया गया कि जो प्रोटॉन होते हैं वो तो न्यूक्लियस से बाहर आ ही नहीं सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे कोई फिर प्रोटॉन डोनेट करता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन इन्होंने टर्म यूज किया था फॉर H+ के लिए, हाइड्रोजन आयन के लिए ही ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने प्रोटॉन टर्म यूज किया था। तो यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि प्रोटॉन मतलब जो एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, उस प्रोटॉन की बात नहीं की जा रही। यहाँ प्रोटॉन का मतलब H+ आयन। तो कोई भी जो ऐसा सब्सटेंस जो H+ डोनेट करेगा यानी H+ देगा यानी प्रोटॉन देगा, उसको यहाँ एसिड बोला जाएगा। और जो कोई सब्सटेंस H+ लेगा उसको बेस बोला जाएगा। तो आपके दिमाग में ये बात खटक रही होगी कि H+ और प्रोटॉन का रिलेशन है क्या। तो इसका सिंपल सा रिलेशन ये है कि जो प्रोटॉन होता है वो 1 पॉजिटिव यूनिट चार्ज कंटेन करता है और जो उसका मास होता है वो 1.673 × 10⁻⁻27 kg होता है। वही मास ऑफ वन एटम का भी, मास ऑफ वन एटम, हाइड्रोजन एटम के वन एटम का भी मास उतना ही होता है और उस पर चार्ज भी प्रोटॉन के ही बराबर होता है। इसी वजह से प्रोटॉन के मास और उसके चार्ज के इक्वल होता है हाइड्रोजन आयन। सो हाइड्रोजन आयन इज आल्सो सेड टू बी प्रोटॉन। ठीक है, तो आप यहाँ पे किसी को बता भी सकते हैं, पूछ और समझ भी गए होंगे आई होप कि प्रोटॉन क्यों यहाँ बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे H+ आयन का जो मास है और जो उसका चार्ज है वो प्रोटॉन के ही इक्वल होता है। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि Cl + H2O गिव्स H3O + Cl-। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड था, वो H+ लूज कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो आपका एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। H2O जो है वो हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो वो बना रहा है हाइड्रोनियम आयन, इसी वजह से वो बिहेव कर रहा है लाइक अ बेस। तो यहाँ पे वाटर जो है वो बेस के तरह बिहेव कर रहा है और यह Cl जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, ओके, लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स। यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी आपको ध्यान में रखनी है कि एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस थ्योरी इज़ द आइडिया ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये आपको समझना है, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं 10th लेवल पर ही। इसको आप ध्यान से समझिएगा कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस क्या होता है। कॉन्जुगेट एसिड और बेस क्या होता है इसको आपको समझना है। और पेयर में तो देखिए, एक ही सब्सटेंस जो है वो हाइड्रोजन ऐड करके और रिमूव करके वो कॉन्जुगेट बेसिड और एसिड का फॉर्मेशन कर सकता है। कैसे, वो हम आगे एग्जाम्पल में भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। 2 स्पीसीज दैट डिफर बाय ए प्रोटॉन आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर। तो हमने क्या बताया, सिंपली अगर 2 स्पीसीज, 2 स्पीसीज हैं और उनमें एक हाइड्रोजन का यानी एक प्रोटॉन का अगर डिफरेंस है तो वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाएंगे। जैसे यहाँ देखते हैं HNO3 है, नाइट्रिक एसिड + H2O, ठीक है, गिव्स H3O+। तो यहाँ पे जो HNO3 है वो अपना हाइड्रोजन लूज कर रहा है, तो यहाँ पे HNO3 एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो फॉर्मेशन हो रहा है H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन + NO3-। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रिक आयन का फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पे अगर हम रिलेशन बताएं तो HNO3 का अगर आप HNO3 का रिलेशन लीजिए NO3 के साथ और H2O का रिलेशन लीजिए H3O+ के साथ, तो HNO3 इज अ एसिड
अब उसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, NO3 माइनस, क्योंकि इन दोनों में किसका डिफरेंस है, केवल एक हाइड्रोजन आयन का डिफरेंस है। वहीं दूसरा देखिए H2O और H3O प्लस में हाइड्रोनियम आयन में भी डिफरेंस केवल एक हाइड्रोजन आयन का है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, कॉन्जुगेट बेस और एसिड। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि HNO3 एसिड है, H2O बेस है, H3O प्लस यहाँ पे एसिड है और NO3 जो है माइनस वो बेस है। HNO3 एसिड तो उसका कॉन्जुगेट बेस NO3 माइनस और H2O बेस तो उसका कॉन्जुगेट एसिड H3O प्लस। गॉट इट? लेट्स सी अनदर। अब कुछ ऐसा भी देखा गया कि कुछ ऐसे भी एसिड बेस होते हैं कि जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं होता या हाइड्रोजन डोनेट या गेन होता ही नहीं है, तो इनके लिए ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट भी फेल हो गया। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे भी एसिड बेस होते हैं जिनमें कि हाइड्रोजन आयन का डोनेशन या एक्सेप्टेंस नहीं होता है। पहला आर्हीनियस के लिए तो वाटर सोल्यूबल नेसेसरी कंडीशन था, लेकिन कुछ डिजॉल्व होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी में H+ आयन का डोनेट करना कंपलसरी था, गेन करना, डोनेट करना। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें दोनों काम नहीं होते हैं, तो उनके लिए जो सबसे एडवांस कॉन्सेप्ट आया वो आपका लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस था। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया एसिड आर द सब्सटेंसेस विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे उनको एसिड बोला जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे उनको बेस बोला जाएगा। जस्ट अपोजिट है, वहाँ पे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के केस में आप H+ डोनेट करने वाले को एसिड और H+ गेन करने वाले को बेस, बट यहाँ पे जस्ट अपोजिट है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा उसे एसिड कहेंगे और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसे बेस कहेंगे। एग्जाम्पल में एक हम देखते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि A+, एक नॉर्मली हमने एग्जाम्पल लिया है कि A+ क्या है, लेविस एसिड है। क्यों? क्योंकि इसके पास प्लस है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और B- इसके पास माइनस यानी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये डोनेट करेगा। तो यहाँ पे A+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और B- इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो A+ को हम लेविस एसिड कहेंगे और B- को लेविस बेस कहेंगे। जब दोनों ये आपस में कंबाइंड होंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कंबाइंड होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड है, उसके साथ हमने एक फ्लोराइड आयन लिया है। तो देखिए BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, क्योंकि बोरान की वैलेंसी 3 होती है तो वो 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ चुका है, लेकिन उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, लेकिन बोरान के आउटर मोस्ट में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। उसके पास टेंडेंसी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन और रख सकता है, तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो जब उसको एक आयन मिलता है, निगेटिव आयन मिलता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहता है। तो यहाँ पे BF3 जो है वो बिहेव करता है लाइक अ लेविस एसिड, और आपका फ्लोराइड आयन जो होता है वो लेविस बेस की तरह बिहेव करता है। एक और एग्जांपल देखिए, तो आप यहाँ BF3 और एक NH3 देखिए, ठीक है। BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड है और NH3 जो है आपका अमोनिया है। तो इनमें भी देखिए तो NH3 के पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो वैकेंट है, 1 लोन पेयर उसे हम कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर या 1 लोन पेयर प्रेजेंट हैं। तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बोरान के साथ। तो यहाँ पे BF3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सो इट इज़ कॉल्ड लेविस एसिड, और जो यहाँ पे NH3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है वो कहलाता है आपका लेविस बेस। तो अमोनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया कि अमोनिया क्या है, एसिड है या बेस है। जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम NH3 देखते हैं, NH3 में हाइड्रोजन दिखते ही हमारा दिमाग कहता है कि ये तो एसिड होना चाहिए, बट अमोनिया क्या है, बेस है। ये हाइड्रोजन आयन डोनेट नहीं करता है, ये अपने लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। सो अमोनिया इज अ बेस। गॉट इट? ओके, लेट्स सम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। आई होप आपको
तीनों ही कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट एंड लेविस कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली आपको सिलेबस में आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव वगैरह एग्ज़ाम आप देखते हैं या और इस तरह के एंट्रेंस वगैरह देते हैं तो उसमें तीनों कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट्स सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड की और प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ तो आप लोगों को ऐसे ही पता होंगी, जनरली रिवाइज हम करा देते हैं कि एसिड की बात करें, प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H+ इन H2O, वाटर में ये H+ आयन लूज करते हैं। टेस्ट जो होता है वो सॉल्ट टेस्ट होता है, खट्टा होता है। ये टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। लिटमस क्या होता है कि इंडिकेटर होता है, लिटमस पेपर को ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। वहीं पे आगे हम लोग देखें, एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स इन सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट्स इन सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन में ये इन्हें अगर हम डिज़ोल्व कर देते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो ये अपने निगेटिव और पॉजिटिव आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं। सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। एसिड आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। न्यूट्रलाइज सोल्यूशंस कैरिंग हाइड्रोक्साइड आयंस, यानी कि ये हाइड्रोक्साइड आयन जो भी कंपाउंड्स हाइड्रोक्साइड आयंस को कंटेन करते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में भी काम आता है। तो जनरली हाइड्रोक्साइड कंटेन करते हैं आपके बेसिस, तो ये बेसिस को न्यूट्रलाइज करने में भी अपना योगदान देते हैं। रिएक्ट विथ सेवरल मेटल्स रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आप फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि एसिड जो होते हैं जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने यही देखा कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं जिससे कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो ये सेम वही रिएक्शन है। जो लोग फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़े हैं वो जा कर के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर भी बताया गया है, तो उसको आप देख सकते हैं। सारे रिएक्शंस के बारे में भी आपको पता हो जाएगा। नाउ रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बोनेट के साथ, यानी कोई भी कार्बोनेट होता है मेटल कार्बोनेट के साथ ये रिएक्ट करते हैं एसिड तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। जैसे आप लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पता होगा तो उसमें एसिड और मेटल कार्बोनेट ही होता है कि जब वो दोनों आपस में मिक्सड होते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होता है तो जब हम फायर के ऊपर स्प्रे करते हैं तो फायर जो होता है वो बुझ जाता है, आग जलना बंद हो जाता है। डिस्ट्रॉय बॉडी टिश्यूज़, ये कोरोसिव नेचर के होते हैं तो ये मेटल्स को भी कोरोड करने में कैपेबल होते हैं और बॉडी के टिश्यूज़ को भी। अगर ये हमारे बॉडी के किसी पार्ट पर गिर जाएं तो ये हमारे सेल्स और टिश्यूज़ को डैमेज कर देते हैं, यानी जला देते हैं इस तरह से। अब इनको हम थोड़ा क्लासीफाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एसिड्स आर क्लासीफाइड एज, ओरिजिन के बेसिस पर भी क्लासीफाइड करेंगे, कंसंट्रेशन के बेसिस पर भी क्लासीफाइड करेंगे। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है, बारी बारी से इसको क्लासीफाई करेंगे। तो फर्स्ट वी नो अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एसिड आर क्लासीफाइड एज 2 पार्ट, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। तो जनरली ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक का मतलब ही क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जिनमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं जनरली। तो ऐसे एसिड्स होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं और उनका जो सोर्स होता है वो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, आइदर वो प्लांट्स हो सकते हैं या फिर वो आपके एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि एसिड डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सिट्रिक एसिड इन प्रेजेंट इन फ्रूट, सिट्रिक एसिड का नाम सुना होगा आपने, ये सिट्रस फ्रूट्स में, यानी जितने भी जूस वाले फ्रूट्स होते हैं जैसे कि आपका ऑरेंज होता है, लेमन है, या फिर इस तरह के जितने भी जूसेस वाले फ्रूट्स होते हैं उन सभी में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर जिसको आप सिरका कहते हैं, सिरका जो पिकल्स यानी अचार आप देखते होंगे कभी बनाया जाता है तो उसमें प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज किया जाता है, तो वो विनेगर जो होता है वो एसिटिक एसिड का ही प्रेजेंट बना होता है। ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, टोमेटो जो होता है जनरली ये सभी जो होते हैं ये शॉर्ट टेस्ट होते हैं, शॉर्ट टेस्ट से भी आप पता कर सकते हो कि इन सब में एसिड होते हैं। टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट इन टैमराइंड,
ये इमली में पाया जाता है टार्टरिक एसिड। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन सॉर मिल्क एंड कर्ड, तो जो आपका दही होता है उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इसी तरह से मैलेइक एसिड प्रेजेंट इन एप्पल, एप्पल जो होता है उसमें मैलेइक एसिड पाया जाता है। तो ये सारे ही जो हैं ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, क्योंकि ये सारे जो हैं वो आपके लिविंग सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड इज़ मेथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड, जो कि एंट में पाया जाता है। फॉर्मिक जो एसिड होता है वो एंट यानी चींटियों में पाया जाता है, या फिर कुछ जो छोटे मोटे डंक मारने वाले जैसे हनी बी हैं, इस तरह के जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। तो ये हमारे बॉडी में जब इंजेक्ट करते हैं तो उसमें फॉर्मिक एसिड ही होता है, जिसके कारण हमें थोड़ी सी पेन और इरिटेशन होती है। तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है जनरली किसमें, एंट्स में पाया जाता है। ओके, नाउ लेट्स सी मिनरल एसिड। मिनरल एसिड की बात करें, दे आर आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड, यानी ये ऑर्गेनिक नहीं है, जिनका सोर्स लिविंग सब्सटेंस नहीं है। तो जो लिविंग सब्सटेंसेस जिनके सोर्स नहीं होते हैं वो सारे मिनरल एसिड्स होते हैं। दे आर डेंजरस, ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं। इनके कांटेक्ट में आने से पर्सन को काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सो इसको छूने से पहले बहुत ही, इसको तो छूइए ही मत, और इसको यूज करते समय बहुत सारे प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। तो अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे जितने एसिड हैं ये सारे आपके मिनरल एसिड होते हैं, इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ एसिड आर क्लासिफाइड एज, ठीक है, 2 टाइप्स। अगर हम इसके स्ट्रेंथ के बेसिस पर इसको क्लासीफाई करें तो एसिड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जनरली ये जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी अपने आयंस में कम्प्लीटली टूट जाते हैं, यानी H+ आयंस ये कम्प्लीटली लूज करते हैं एक्वस मीडियम में। जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जनरली अगर हम लोग देखें तो जितने भी आपके मिनरल्स होते हैं, मैक्सिमम, सारे नहीं लेकिन मैक्सिमम मिनरल एसिड जो होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच डू नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जनरली वीक एसिड्स जो होते हैं वो डिसोसिएट नहीं होते हैं अपने आयंस में एक्वस मीडियम में, यानी वाटर में एक जल्दी H+ आयंस को लूज नहीं करते हैं। तो ऐसे एसिड्स जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। जनरली वीक एसिड जो होते हैं वो आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जिनमें कि कार्बन पाया जाता है, या कुछ मिनरल एसिड्स भी होते हैं जो कि वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं, बट ज़्यादातर मिनरल एसिड जो होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड ही होते हैं। तो ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं सब वीक एसिड ही होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड, तो यहाँ कार्बोनिक एसिड का जो फार्मूला थोड़ा सा मिस्टेक है, H2CO3 होता है, ठीक है, H2CO नहीं H2CO3, आप उसको करेक्ट कर लेंगे, H2CO3 होता है। एसिटिक एसिड CH3COOH होता है। मेथेनोइक या फिर फॉर्मिक एसिड HCOOH होता है। इस तरह से आपके ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वीक एसिड में रखे जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसनट्रेशन एसिड्स आर क्लासिफाइड एज, ठीक है, अगर इसके कंसनट्रेशन के बेसिस पर भी इसको क्लासीफाई कर सकते हैं तो ये 2 पार्ट इसमें भी होते हैं। डाइल्यूट एसिड इसमें क्या होगा और कंसनट्रेटेड में क्या होगा। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, हल्का, और कंसनट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा। हैव अ लो कंसनट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कंसनट्रेशन, यानी ये एक्वस मीडियम में H+ आयंस इनके बहुत ही कम होते हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये कंसनट्रेटेड नहीं होते हैं। यानी सिंपली अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ऐसा एसिड, क्योंकि जनरली एसिड जो होते हैं वो जब लिक्विड स्टेट में, यानी कि जब एक्वस मीडियम में होते हैं तभी वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, सॉलिड स्टेट में वो शो नहीं करते हैं। तो एक्वस मीडियम में H+ आयंस अगर अधिक होंगे तो उसको आप बोलेंगे कंसनट्रेटेड एसिड, अगर उसकी H+ आयंस कम होंगे तो उसको आप बोलेंगे डाइल्यूट एसिड।
आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एक लास्ट क्लासिफिकेशन और हम देखेंगे एसिड का, या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज। तो इसमें 4 पार्ट में जनरली हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया है कि इसमें जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होते हैं, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ऑर्गेनिक एसिड में कई सारे हाइड्रोजन आयन होते हैं, हाइड्रोजन कई सारे होते हैं, बट उसमें जो हाइड्रोजन आयन होता है वो एक ही होता है। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक एसिड में हाइड्रोजन आयन केवल एक ही होता है। जैसे CH3COOH है, इसमें आप देखेंगे तो 4 हाइड्रोजन है, बट इसमें हाइड्रोजन आयन एक ही, क्योंकि इसमें से रिलीज एक ही हाइड्रोजन आयन होता है। तो उसको भी हम मोनोप्रोटिक एसिड ही कहेंगे। मोनो का मतलब होता है 1, प्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन। तो सच टाइप ऑफ एसिड प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ H+ आयंस पर मोल ऑफ एसिड, ठीक है, यानी कि 1 मोल एसिड में से 1 H+ आयंस जो लूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं मोनोप्रोटिक एसिड। सिंपली हम कहें तो आप कह सकते हैं कि ऐसे एसिड जो कि 1 H+ आयन लूज करते हैं उनको मोनोप्रोटिक एसिड कहेंगे। सेकेंड, डाईप्रोटिक एसिड, तो जो 2 H+ आयंस लूज करेंगे वो डाईप्रोटिक एसिड कहलाएंगे। ट्राईप्रोटिक एसिड में 3 H+ आयंस लूज करेंगे और पॉलीप्रोटिक एसिड में मोर देन 3 होंगे, ठीक है। तो उनके नंबर से ही आप पता कर सकते हैं। मोनो का मतलब 1, तो 1 H+ लूज करेंगे तो मोनोप्रोटिक, 2 H+ लूज करेंगे डाईप्रोटिक, 3 H+ लूज करेंगे ट्राईप्रोटिक और 4 H+ लूज करेंगे 4 यानी कि मोर देन 3 करेंगे तो उसको पॉलीप्रोटिक बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का सेशन। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो भी आपके कमेंट्स हैं, आपके सुझाव हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन पार्ट का PDF भी आपको मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल त्रिपाठी ट्यूटोरियल से डाउनलोड कर सकते हैं। त्रिपाठी ट्यूटोरियल्स टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा इस वीडियो के। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।